नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया किसी कारणवश। आज अपने इस वीडियो में कक्षा 11th के अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था विमाओं के बारे में। विमा क्या चीज़ है, विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं और किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन होती कैसी है, कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये अपने कल बात की थी लास्ट वीडियो में। आज अपन बात करने जा रहे हैं वो है विमाओं के यूज क्या है, उपयोग क्या है, उनकी सहायता से अपन क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, या ऐसे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो डायमेंशन अपने को पता हो और इस हिसाब से अपन कोई चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रिलेशन हो, अगर उसमें रिलेशन का मतलब कोई सूत्र हो, फॉर्मूला हो, उसमें अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी जुड़ी हुई है तो हमेशा उस कांस्टेंट क्वांटिटी की भी डायमेंशन वही होगी जिसमें वो जुड़ी हुई है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई पावर का फॉर्मूला है, डिटरमाइन द डायमेंशन कांस्टेंट ए एंड बी। इस पावर के फॉर्मूले में ये बी और ए दो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इनके डायमेंशंस अपने को ज्ञात करना है। तो डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी इन ए रिलेशन P = b-x² / at, जहाँ यानी वेयर P क्या है पावर, x क्या है डिस्टेंस और T क्या है टाइम। तो इस फॉर्मूले में अपने को पता रहना चाहिए कि B जो x² में से घट रहा है, इसका मतलब B की भी डायमेंशन वही होनी चाहिए जो x² की है। और इस A और T का जो, इसमें A का जो मान आएगा तो B का मान, B की जो डायमेंशन है वो डायमेंशन रखो ऊपर वाले पोर्शन में, और A को इधर ले जाके P का डेरिवेशन करें तो अपने पास A की वैल्यू भी आ सकती है। यानी कि संबंध है P = b-x² / at में नियतांक A व B की विमा ज्ञात करो, जहाँ P क्या है शक्ति, x क्या है दूरी और T क्या है समय। तो हमारा इस न्यूमेरिकल में हम ये बात लिख देंगे बच्चों कि संबंध जो है, ये जो रिलेशन जो है, संबंध का मतलब रिलेशन P = b-x² / at जो है में B की डायमेंशन, B की विमा भी x² की विमा के बराबर होगी, x² की विमा के बराबर होगी। क्योंकि बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में उसी फिजिकल क्वांटिटी को या तो घटाया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है। जैसे मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस में हमेशा डिस्टेंस को ही घटाया बढ़ाया जा सकता है। वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी में वेलोसिटी को ही सबट्रैक्ट या एडिंग कर सकते हैं अपन लोग। तो ऐसी बात इसमें है बच्चों, तो बराबर होगी। अर्थात B की जो विमा है, B की जो विमा होगी बच्चों वो क्या होगी, x² की विमा। x क्या है डिस्टेंस, x क्या है दूरी, तो दूरी की विमा क्या होती है l, और x का स्क्वायर है तो l का स्क्वायर। ये आ गई B की विमा। याद रखो इस बात को, ज़्यादा कोई नियमावली नहीं है, ये हम भी जानते हैं कि डिस्टेंस में से डिस्टेंस घटेगी, टाइम में से टाइम घटेगा, पावर में से पावर घटेगी। जो फिजिकल क्वांटिटी हमें दे रखी है उसी में से ही वो फिजिकल क्वांटिटी घटती है या सबट्रैक्ट होती है। तो आप क्या लिखते हो, इन रिलेशन P = समथिंग में, या इन रिलेशन समथिंग द डायमेंशन ऑफ B, इंग्लिश मीडियम में लिखना है, इन रिलेशन P = समथिंग द डायमेंशन ऑफ B is equal to the dimension of x², is equal to the dimension of x², where या such that the dimension of B is equal to l²। now अब देखो, now P = क्या आ गया डायमेंशन के रूप में l²। l क्या होती है भाई, लेंथ, और लेंथ डिस्टेंस हाइट ये सब की डायमेंशन l के रूप में लेते हैं अपॉन at। अपने को P को नीचे ले जाओ तो A = क्या आ गया l²। याद रखो बच्चों, डायमेंशन को लिखने के लिए कैपिटल कोष्टक का काम में लेंगे, इंग्लिश के भी लेटर कैपिटल काम में लेंगे, अपॉन P × T। ये है पावर। सिंस डायमेंशन ऑफ पावर कितनी होती है बच्चों, डायमेंशन ऑफ पावर याद है किसी को, m1 l2 t-3, ये पावर होती है, पावर की डायमेंशन होती है। क्यों बच्चों? क्योंकि पावर आगे अपन पढ़ते जाएंगे, पावर का फार्मूला होता है W/T।
पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 L1 t माइनस 2 ये डिस्प्लेसमेंट है dx, इसकी डायमेंशन क्या होती है L1 बट्टा t, टाइम की डायमेंशन क्या होती है t1। तो ये t1 ऊपर जाके -2 और ये -1 ऊपर जाएगा जैसे, तो क्या बन जाएगा -1 -2 के साथ ऐड होते तो -3, t की पावर तो -3 हो गई। L1 यहाँ पड़ा है, L1 ये पड़ा है, दोनों मिलकर क्या हो गए L की पावर 2। तो इसमें क्या आ गया m1 L2 t माइनस 3। कहने का मतलब बच्चों ये है, हमें पता चल गया पावर की डायमेंशन क्या है। टाइम की डायमेंशन आपको पता है t1 होती है, तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, L स्क्वायर तो b माइनस एक्स स्क्वायर की डायमेंशन होती है, b माइनस एक्स स्क्वायर की डायमेंशन क्या है L। क्यों बच्चों, क्योंकि b हमेशा डिस्प्लेसमेंट में से घट रहा है। देखो एक्स स्क्वायर में से b घट रहा है, इसका मतलब जिस चीज़ में से जो घट रहा है वो खुद क्या है, अपने आप में डिस्टेंस का स्क्वायर ही तो है। अब डिस्टेंस का स्क्वायर है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, पूरे की L स्क्वायर। डायमेंशन में कोई अपन वैल्यू नहीं निकाल रहे कि कितने में से कितना घटा तो कितना आया, डिस्टेंस में से डिस्टेंस घट रही है तो उत्तर भी डिस्टेंस आएगा, और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी L। अब उसका स्क्वायर है तो ये L का भी स्क्वायर आ जाए, क्योंकि B का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये है कि X का स्क्वायर है तो B में जो क्वांटिटी है वो भी डिस्टेंस के स्क्वायर की फॉर्म में है। क्लियर होगी बात, यानी B की जो विमा है वो भी दूरी के स्क्वायर की फॉर्म में होगी, क्योंकि ये घट किस में से रहा है, दूरी के स्क्वायर में से घट रहा है। सिंपल बात, ठीक। तो ये क्या आ गया, पावर की डायमेंशन लिखो m1 L2 t माइनस 3, और ये टाइम की क्या हो जाएगी t1। उत्तर क्या आ गया बच्चों, देखो L2 और L2 ये तो कैंसिल हो गए, तो L की पावर तो आ गई 0, m ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा m की पावर -1। देखो m की पावर 1 है, ऊपर जाते क्या हो जाएगा -1, t की पावर 2 इधर है 2 इधर है, टोटल कितना रह गया, L की पावर हो गई 0, m की पावर -1 L की पावर 0, t की पावर देखो -3 इधर है +1 इधर है, घट के कितना हो गया -2, +1 और -3। ये बेस अगर एक जैसे होते हैं बच्चों इन दोनों के, तो ये दोनों पास में आएंगे तो पावर इनकी जुड़ेगी, तो -3 + 1 बराबर क्या होते हैं -2। अब t की पावर -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी +2। ये सबको पता होना चाहिए बच्चों, भूल हो रही है तो सही करो इसको। इसका मतलब a की डायमेंशन क्या आ गई, m की पावर -1 L0 t की पावर +2। ये डायमेंशन आएगी बच्चों a की, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं अपन, एक क्वेश्चन और करते हैं, शायद आपको याद हो, कुछ क्लियर हो जाए तो। मिटाने के लिए कहाँ गया, लिख लिया बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, वांडरवाल इक्वेशन के नाम सुना होगा, नहीं सुना है तब आएगा, खूब केमिस्ट्री में भी आएगा, फिजिक्स में भी आएगा। वांडरवाल गैस इक्वेशन, ये वास्तविक गैसों के लिए एक इक्वेशन है। आइडियल गैस के लिए तो होता है PV = nRT, PV = nRT, और रियल गैसें जो होती है उनके लिए वांडरवाल इक्वेशन होती है P + A/V² × V - B = RT। देखो PV = वैसे होता है nRT, ये होती है आदर्श गैसों के लिए, आइडियल गैसों के लिए गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको। इसी प्रकार रियल जो गैसें होती है, वास्तविक जो गैसें होती है, जो हम घरों में अक्सर काम में लेते हैं, वायु है, ये जो गैस सिलेंडरों में काम आती है, ये रियल गैस कहलाती है, आइडियल गैस नहीं है। तो ये जो प्रेशर जो है P, इसका फार्मूला होता है P + A/V²। पावर की जगह क्या वैल्यू आ गई A/V। इसका मतलब A/V² की जो डायमेंशन है, A/V² की डायमेंशन है, वो पावर की डायमेंशन, ये प्रेशर की डायमेंशन के बराबर होगा। P फॉर प्रेशर है यहाँ पर, नॉट पावर। और वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, इस वॉल्यूम का मान है V - B। इसका मतलब B की डायमेंशन वो होगी जो वॉल्यूम की होती है।
इज इक्वल टू क्या है, एन आर टी। अगर 1 मोल है, एन फोर होता है मोल, अगर 1 मोल है तो एन का मान 1 हो गया। आर कांस्टेंट है, गैस नियतांक, टी है टेम्परेचर। क्वेश्चन क्या बन गया बच्चों, क्वेश्चन डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ constant A and B in van der Waal गैस इक्वेशन, इसको रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। van der Waal गैस इक्वेशन क्या है बच्चों, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। 1 मोल गैस के लिए इसने दिया है। हिंदी में थोड़ा क्या लिख सकते हो, नियतांक van der Waal गैस समीकरण में नियतांक ए व बी के van der Waal गैस समीकरण, van der Waal गैस समीकरण में नियतांक ए तथा बी की विमा ज्ञात करो, डायमेंशन ज्ञात करो। सॉल्यूशन बच्चों सिंपल सी बात, समीकरण में इन इक्वेशन समीकरण में v माइनस बी अर्थात b की विमा क्या होगी बच्चों, b की विमा आयतन, यहाँ आप लिख देना बच्चों जहाँ या वेहर, p क्या है प्रेशर दाब, P क्या है दाब, V क्या है आयतन वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, R क्या है गैस कांस्टेंट गैस नियतांक, T क्या है टेम्परेचर। ये इसको डिनोटिंग में बता देना साथ में, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर, R को बाकी A और B कांस्टेंट है। ये भी V क्या है बच्चों, वॉल्यूम का स्क्वायर है। B की विमा आयतन की विमा के बराबर होगी। द डायमेंशन ऑफ B, इंग्लिश में लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम बिकॉज इट इज सब्ट्रैक्टेड इन वॉल्यूम, क्योंकि इसको B में से वॉल्यूम में से घटाया जा रहा है। तो सच दैट या देयर फॉर डायमेंशन ऑफ B क्या होगी बच्चों, m0 l³ और t0 ऐसे भी लिख सकते हैं और l³ भी लिख सकते हैं, क्योंकि m और t की पावर तो 0 है। ये पूरा डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है बच्चों। ये क्या कहलाता है, डायमेंशनल फार्मूला। ये जो पावर जो है इसको बोलते हैं डायमेंशन। ये डायमेंशनल फार्मूला, चाहे इसको भी डायमेंशनल फार्मूला बोल सकते हो, इसके ऊपर पावर होती है, इसको बोलते हैं डायमेंशन, विमा। ये विमा है और ये पूरा बोलता है विमीय सूत्र। इसकी बात करो तो इसमें हम कह देंगे इसी प्रकार P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर में A अपॉन वी स्क्वायर की विमा किसके बराबर होगी बच्चों, दाब की विमा के बराबर होगी, विमा के बराबर होगी। सिमिलरली इन ये ऊपर वाला, सिमिलरली इन P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर द डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ प्रेशर।
क्योंकि ये प्रेशर में जुड़ रहा है। जिसके अंदर जुड़ता है हमेशा उस पूरे कंपोनेंट की, उस पूरे टर्म की डायमेंशन भी वही होती है जिसमें वो जोड़ा जा रहा है। ठीक है, प्रेशर में इसको जोड़ा जा रहा है। किसको जोड़ा जा रहा है? a/v² को जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब a/v² की डायमेंशन जो है वो किसके बराबर होगी? प्रेशर के बराबर। अकेले a की नहीं, a/v² की होगी। जैसे इसमें b अकेला v में घट रहा था, इसका मतलब b की डायमेंशन तो वॉल्यूम के डायमेंशन के बराबर होगी, लेकिन a/v² की डायमेंशन किसके बराबर होगी? p के बराबर होगी। बात समझ में आई बच्चों? सिमिलरली इन p/a/v², p + a/v², ठीक है, द डायमेंशन ऑफ a/v² इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर मतलब p। तो हम कह देंगे बच्चों, क्या लिख देंगे? देखो, a/v² प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? कौन बता सकता है बच्चों? आगे निकाल के बता रहा हूँ। देखो, प्रेशर p का सूत्र होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला होता है। फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2। इसीलिए मैंने कहा था ना, कुछ कंठस्थ याद रखनी है, ये काम यहाँ डायरेक्ट आ रहा है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? m1 L1 T-2। एरिया की क्या होती है? L²। ये L² ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? ऊपर 1 है, नीचे -2, ऊपर जाते -2 बन जाएंगे। इसको मैं और लिखूँ तो ऐसे लिखूँगा, m1 L1 T-2 और इंटू क्या हो जाएगा? L की पावर -2। -2 और L इन दोनों को पास पास में लाओगे तो डायमेंशन क्या बन गई? ये प्रेशर की डायमेंशन होती है बच्चों। प्रेशर की डायमेंशन क्या हो गई? m1 L1 L-1 और T-2। तो देखो, ये डायमेंशन किसके बराबर आएगी? m1 L-1 T-2 के। v का स्क्वायर है। अब इसको ऐसे देख लो आप, v का स्क्वायर का मतलब वॉल्यूम का स्क्वायर। तो देखो बच्चों, a/वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L³ का स्क्वायर, मतलब L की पावर 6। आगे डायमेंशन ये चल रही है m1 L-1 T-2। तो विच इम्प्लाइज a की डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगी? m1 L-1 T-2 इंटू L की पावर 6। ये इसमें से घटाओ तो -1 और इधर है +6। ठीक है, -1 + 6 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा? 5। तो फाइनल अपने पास डायमेंशन क्या आ गई बच्चों? दिख तो रहा है ना, यहाँ पर ऊपर लिख दूँ अब थोड़ा। डायमेंशन ऑफ a फाइनल क्या आ गई? m1 L5 और T-2। देखो क्या आ गई बच्चों? m1 L5 T-2। ख़त्म बात। b की क्या आ गई थी? m0 था, L³ था, T भी 0 था, क्योंकि b की डायमेंशन किसके बराबर थी? वॉल्यूम की। ये आंसर हो गया a और b की डायमेंशन का। समझ में आया होगा? आगे अपन और क्वेश्चन करते जाएंगे। आगे का पूरा टॉपिक क्वेश्चन बेस्ड ही है, सब में क्वेश्चन ही आएंगे, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं पूछी जाने वाली। और यहाँ अभी जो शुरू हुआ है इस पोर्शन से अभी क्वेश्चन उठने शुरू हो जाएंगे आपके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो, अब है अपना टॉपिक विमाओं के उपयोग या विमीय सूत्रों के उपयोग, एक ही बात है। यूजेस ऑफ डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या है यूज? क्या है इसका? पहला किसी भौतिक
राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरण। ठीक है, किसी भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरे, जैसे मैं एक बात कहूँ, आप किसी दुकान से 1 किलोग्राम चीनी लेके आए, मैं उसकी जगह कह दूं कि आप 1000 ग्राम चीनी लेके आए, क्या अंतर है भाई? आपने कहा मैं 1 किलोग्राम चीनी लेके आया और मैंने कहा 1 ग्राम चीनी 1000 ग्राम चीनी लेके आया। फ़र्क किसका आ रहा है? ये तो है MKS पद्धति में आपने कहा या मैंने कहा, और ये किस में है? CGS सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? CGS। देखो आंकिक मान बदल गया, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1, और यहाँ कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू? 1000। इसी बात को लेकर हम कह सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, लिखिए चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को ज्ञात करना। ख़त्म बात, आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसी भौतिक राशि एनी फिजिकल क्वांटिटी is equal to Q इज इक्वल टू होता है N इंटू यू। क्या होता है बच्चों? N इंटू यू, यानी N क्या है? मान या मापांक। मान मतलब वैल्यू, ठीक। U क्या है? यूनिट, मात्रक, ठीक है। आपने 1 किलोग्राम कहा तो N क्या है? 1, और यूनिट क्या है? किलोग्राम। उसकी जगह मैं कह दूं 1000 ग्राम, तो 1000 क्या है? वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है उसका, और ग्राम क्या है? उसकी यूनिट। सिंपल बात बच्चों, इसी बात को लेकर अपन आगे बढ़ते हैं। किन्हीं दो मात्रक पद्धतियों में भौतिक राशि का मान इन एनी टू सिस्टम ऑफ यूनिट द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी N1 U1 इज इक्वल टू होता है N2 U2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। याद रखें बच्चों ये बात, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। होगी बात समझ में? यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू है हमेशा उसके यूनिट्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। N1 है 1/U के इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से ये बातें समझ में आएगी आपको, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक में कैसे ज्ञात करें। फॉर एग्जाम्पल
एक मात्रक पद्धति में, मान लो एम केस में, एक मात्रक पद्धति में भौतिक राशि की विमा n1 इंटू क्या होगा, यूनिट मास में m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। ये यूनिट्स है, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती, हमने ये बात पढ़ी है। एक मात्रक पद्धति में, इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is something, and in another system of unit is क्या होगा बच्चों, m2 की पावर a कह दो, l2 की पावर b और t2 की पावर c। समझ में आ रही बात बच्चों? देखो, चाहे आप ग्राम लिखो, कुछ भी रहे, जैसे मैं कह दूँ 1 मीटर लिख दूँ या 1 मीटर स्क्वायर कह दूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले मीटर को किस में बदलो, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने हैं, 100 सेंटीमीटर। कितने हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब इसमें मीटर की पावर 1 थी, तो यहाँ भी मीटर सेंटीमीटर की पावर 1। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यूनिट्स में जो पावर है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मीटर है तो मीटर आएगा, अगर मीटर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है, उसके आगे वाली वैल्यू ज़रूर चेंज हो जाएगी। ये ए बी सी जो है इनको बोलते हैं डायमेंशन, विमा बोलते हैं। एम की पावर कितनी है, एल की पावर कितनी है, सी की पावर कितनी है, ये 0 भी हो सकती है, कुछ वैल्यू भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है फिजिकल क्वांटिटी पर। जैसे मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स में क्या है, m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2, ये फोर्स की डायमेंशन होती है। इसमें a का मान कितना है, 1, b का मान कितना है, 1, c का मान कितना है, -2। समझ में आ रही बात? अगर आपको फोर्स को, हम अपने को पता है कि एम के सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और इसको आपको बदलना है डाइन में। किस में बदलना है, डाइन का मतलब होता है CGS सिस्टम में इसका मान बदलना है। तो आगे की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, ए बी सी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब क्या हो गया, ये दोनों बराबर रख दो, क्योंकि ये बराबर ही होते हैं, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ही चेंज हो रही है, उसका आंकिक मान ही चेंज हो रहा है। विच इम्प्लाइज क्या हो गया, n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c बराबर क्या आ गया, n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए किसी दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, तो n2 बराबर क्या आ जाएगा, n2 बराबर n1 से तो गुणा चल ही रहा है, m1 का m1 में m2 का भाग दे दो, m1 बटा m2 की पावर a, दोनों में पावर a है, l1 बटा l2 की पावर b, t1 में किसका भाग दे देंगे, t1 बटा t2 की पावर c। n2 का मान ऐसे अपन ज्ञात कर लेंगे। ये सूत्र अब याद रखना है, ऊपर वाली जो बातें लिखी उसमें आप ये याद रखो कि ऐसे होता है। कोई फिजिकल क्वांटिटी मैंने जैसे कह दिया, मान लो 1 किलोग्राम बोला, अभी जैसे उदाहरण लिया था, उसका मान कितना बताया मैंने, 1000 ग्राम। तो 1 किसका मान है, n1 का, 1000 किसका मान है, n2 का। किलोग्राम किस में आता है भाई, मास में, तो मास की पावर 1। ग्राम किस में आता है, मास में, मास की पावर कितनी है, 1। देखो डायमेंशन में कोई चेंज नहीं है, वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है। क्या वैल्यू चेंज हो रही है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है। उतार लिया ये सब, यहाँ तक उतार लो। अब बात करते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन हम उठा के चलते हैं।
बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने वाले हैं अपन। 1 मीटर को MKS पद्धति से CGS पद्धति में 1 मीटर को MKS पद्धति से CGS पद्धति में मान ज्ञात करो। डिटरमाइन द वैल्यू, डिटरमाइन द वैल्यू या मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ 1 मीटर फ्रॉम MKS सिस्टम टू इन CGS सिस्टम। ठीक है, अपने सबको पता है 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। देखते हैं ये उत्तर निकालता है क्या। सॉल्यूशन n2 बराबर क्या होता है? n1 m1 बट्टा m2 की पावर a, l1 बट्टा l2 की पावर b। ये सूत्र याद रखो अब सभी। t1 बट्टा t2 की पावर c। जहाँ यानी वेहर, जहाँ n1 कितना है बच्चों? 1। ठीक है, इन MKS और इन किस में आ जाएगा? CGS। दोनों में बांट दो। MKS में मास कितना है बच्चों? मास में कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी। मास M1 बराबर होता है 1 किलोग्राम होता है। इधर M2 का मान किस में लेते हैं? ग्राम में। लेंथ किस में लेते हैं? मीटर में। इधर लेंथ किस में लेते हैं? सेंटीमीटर में। टाइम किस में लेते हैं? सेकंड में। इधर भी टाइम किस में लेते हैं? सेकंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इम्प्लाइज, ये लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं। दूरी की विमा, क्योंकि मीटर क्या है? किसका मात्रक है बच्चों? डिस्टेंस का। किसकी यूनिट है? मीटर। डिस्टेंस की। तो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस या लेंथ एक ही बात। डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? m की पावर 0 होती है, l की पावर 1 है, न कि m। मीटर स्क्वायर नहीं लिखा है यहाँ पर, केवल मीटर लिखा है, इसलिए l की पावर कितनी आएगी? 1 और t की पावर 0। तो विच इम्प्लाइज विमा a का मान कितना है? 0, p का मान कितना है? 1, c का मान कितना है? 0। इस सूत्र में देख लो आप, a की पावर 0 यानी कि m की पावर a होती है, उसका a का मान कितना है? 0। l की पावर b होती है, b का मान कितना है? 1। t की पावर c होती है, c का मान कितना है? 0। ठीक है, तो अब ये मान कहाँ रखेंगे? यहाँ इन पावर्स के रूप में। m1 m2 l1 l2 ये सब अपन रखेंगे। अभी उतार लो, यहाँ तक उतार लिया। आगे इसके नीचे वापस ये फॉर्मूला लिखो, तब ऐसे लिखे देन n2 बराबर समथिंग। n2 बराबर n1 का मान कितना? 1। m1 किस में होता है बच्चों? किलोग्राम में। 1 किलोग्राम बट्टा क्या आएगा? 1 ग्राम की पावर कितनी आएगी? 0। l किस में होता है? मीटर में। l1 किस में होता है? मीटर में। नीचे वाला किस में होता है? सेंटीमीटर में। पावर कितनी है? 1। t किस में होता है? सेकंड में। नीचे वाला भी सेकंड में। CGS सिस्टम में नीचे वाला सेकंड में, ऊपर वाला भी सेकंड में। पावर 0। किलोग्राम बट्टा ग्राम। अब एक जैसी डायमेंशन बदलो, जिसमें बदलना है वो नीचे आता है। अब ग्राम है तो ऊपर वाले को ग्राम में लिखो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। ग्राम से ग्राम कैंसिल। 1000 ग्राम बट्टा 1 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल। मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। नीचे 1 सेंटीमीटर की पावर 1। 1 सेकंड बट्टा 1 की पावर 0।
समझ में आ रही बात। किलोग्राम को मैंने किस में बदल दिया, 1000 ग्राम में। मीटर को किस में बदल दिया, सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर में। सेकंड इनमें कोई चेंजिंग है नहीं। शायद समझ में आ रहा होगा सबके। ये सब मान तो क्या हो गई, 1। किसी की पावर अगर 0 हो उसका मान 1 हो जाता है। ये भी 1 और ये भी 1। यहाँ कितना बच गया, केवल 100। तो N2 का मान कितना आ गया, एग्जैक्ट 100। अब देख लो, इन CGS यूनिट ऑफ लेंथ इज़ क्या होती है भाई, सेंटीमीटर। CGS में दूरी की या लंबाई की विमा क्या, मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। CGS पद्धति में दूरी का मात्रक होता है सेंटीमीटर। अतः 1 मीटर किसके बराबर आ गया, 100 सेंटीमीटर की। और करते हैं बच्चों, नेक्स्ट। कोई बात नहीं, ये समझ में नहीं है तो नेक्स्ट आ जाएगा। 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, कुछ फिर होमवर्क देंगे और आपको समझना है। अब देखो, 1 न्यूटन कोई फोर्स है, उसको CGS सिस्टम में बदलना है। क्वेश्चन, डिटरमाइन द magnitude of 1 Newton force in CGS। अब 1 न्यूटन फोर्स किस में होता है, MKS में। सॉल्यूशन हिंदी मीडियम में लिख सकते हो। 1 न्यूटन बल का मान CGS पद्धति में ज्ञात करो। 1 न्यूटन बल का मान CGS पद्धति में ज्ञात करो। तो वी नो दैट, पहले तो आप इसकी क्या करो, विमा लिख लो। वी नो दैट द डायमेंशन ऑफ फोर्स, हम जानते हैं कि बल की विमा, इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं कि बल की विमा क्या होती है, M1 L1T-2, जहाँ A का मान कितना है, M की पावर कितनी है, 1, तो A का मान कितना है। कंपैरिजन किससे करते हैं अपन, देखो M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C, तो A का मान कितना है यहाँ पर, 1, B का मान कितना है, 1, C का मान कितना है, -2। A B C के मान ज्ञात कर लिए हमने। Therefore in CGS, इसलिए CGS सिस्टम में या CGS पद्धति में, CGS सिस्टम में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स therefore in CGS system magnitude of force is, इसलिए CGS पद्धति में बल का मान N2 बराबर क्या होगा, N1 इंटू M1 बट्टा M2 की पावर 1। सूत्र वही लगेगा सभी में, L1 बट्टा L2 की पावर A लिखो पहले, A B T1 बट्टा T2 की पावर C, ये फॉर्मूला लगेगा। N2 बराबर N1 इंटू M1 बट्टा M2 की पावर A, L1 बट्टा L2 की पावर B, T1 बट्टा T2 की पावर C, ये फॉर्मूला लगाना है। हमें ABC के मान पता है और ये भी पता है कि MKS सिस्टम में M1 का मतलब होता है 1 किलोग्राम, CGS सिस्टम में M2 का मतलब 1 ग्राम। किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, सेकंड को सेकंड में रहने देंगे, दोनों में सेकंड ही होता है। आगे बढ़ो, तो N2 इज इक्वल टू N1 का मान कितना है, 1 न्यूटन। N1 का मान कितना है, 1। M1 का मान 1 किलोग्राम बट्टा 1 ग्राम की पावर 1। A का मान कितना है, 1। L1 क्या है, मीटर में, 1 मीटर बता
L2 क्या है, 1 सेंटीमीटर की पावर 1 सेकंड। CGS में और MKS में टाइम हमेशा सेकंड में रहता है, चाहे FPS भी क्यों ना। इसका मान -2, इसका मान -2। देखो बच्चों, N2 बराबर 1 पड़ा ही है। 1 किलोग्राम को किस में बदलेंगे, 1000 ग्राम में, बटा 1 ग्राम है ही। अब ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, पावर 1। इधर क्या आएगा, 100 सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर की पावर 1। इधर 1 बटा 1 की पावर -2। सेकंड से सेकंड काट दो, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, मिड सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻, ये कितना बना सकते हैं, 10⁻3 की होल पावर 1 है, मतलब 10⁻3 रहेगा। 1000 में 1 का भाग देंगे तो 1000 रहेगा, और 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻3 10⁻3। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻2। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻2, और 10⁻2 को 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा, पावर में 1 है। अब देखो 1 बटा 1, किसी एक की पावर चाहे कितनी भी हो, उत्तर 1 ही आता है। 1 बटा 1 क्या हो गया, 1, और 1 की पावर -2 है तो भी 1 ही रहेगा। उत्तर क्या आ गया, 10⁻5। तो N2 का मान कितना आया बच्चों, 10⁻5। N1 का मान कितना था, 1 न्यूटन, 1 था N1 का मान। तो 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर हो गया, 10⁻5 डाइन के। लिख दो। अतः CGS पद्धति में बल 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। हिंदी में इसको बोलते हैं डाइन। CGS पद्धति में बल का मात्रा क्या होता है बच्चों, डाइन। आगे बात समझ में कुछ, चलो और ज्ञात करते हैं कुछ। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम फिर बदलते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9 पॉइंट क्वेश्चन गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस में है भैया, MKS पद्धति में। मीटर को CGS पद्धति में ज्ञात करो। क्या लिखोगे, डिटरमाइन इन CGS सिस्टम द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल GRAVITATI होना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस में है भाई, इन MKS। ठीक है, CGS में अपने को ज्ञात करना है। सॉल्यूशन अपने को पता है, गिवन कितना है भाई, N1 का मान कितना है, 9.8। द डायमेंशन ऑफ G, ये एक्सीलरेशन है एक प्रकार का, और एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, m0L1t-2 दिया गया है। N1 बराबर 9.8, G की विमा
किसकी विमा? जी की। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। और त्वरण की विमा हमेशा रहती है m0L1T-2। देन डायमेंशन क्या क्या आ गई भाई? ए का मान कितना है बच्चों? ए का मान कितना है? 0। बी का मान कितना है? 1। सी का मान कितना है? -2। ठीक है, आगे बढ़ो। ए का मान 0, बी का मान 1, सी का मान -2। यहाँ से इस फॉर्मूले से पता चल गया। इन CGS में क्या आ जाएगा? N2 बराबर वही सूत्र N1 M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C। ठीक है, आगे हल करो। N2 बराबर वही सूत्र अपने पास था। N1 का मान कितना है? 9.8। M1 क्या होता है भाई? किस में होता है? किलोग्राम में। ये किस में होता है? ग्राम में। A का मान कितना है? 0। L1 किस में होता है? मीटर में। L2 किस में होता है? सेंटीमीटर में। L2 किस में होता है? सेंटीमीटर। B का मान कितना है? 1। टाइम में 1 सेकंड। CGS में भी उतना ही होता है, 1 सेकंड। C का मान कितना है? -2। देखो N2 बराबर 9.8 इंटू किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाए। आप किलोग्राम को 1000 में बदल दो चाहे, किस में आएगा? 1000/1 की पावर 0। 100 सेंटीमीटर/1 सेंटीमीटर की पावर 1, 1/1 की पावर -2। किलोग्राम को मैंने 1000 ग्राम में बदला, 1 ग्राम था, 1 ग्राम से ग्राम, ये सब कैंसिल कर दो। किसी भी संख्या की पावर 0 उसका मान 1 होता है। तो इस पूरे का मान कितना हो गया बच्चों? 1। तो 9.8 इंटू 1, इसका मान कितना हो गया? 100। इसका मान कितना हो गया? 1। तो कितना मान आ गया? 9.8 इंटू 100। उत्तर कितना आ गया? 980। 980। ठीक है, जी का मान किस में था? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जी = कितना आ गया? 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई कहते सर ये एक कैसे हुआ? आप देखो, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है उसका मतलब 1। आप x की पावर 0 मानो, उसका मान कितना है? कैसे है x की पावर 0? x की पावर 1/x की पावर 1, यानी x/x बराबर कितना होता है? 1। इसको मैं कैसे लिखूँगा? x को ऊपर ले जाऊँगा तो ये x की पावर 1 ये ऊपर जाएगा, तो x की पावर -1, -1 और 1 की मिलके क्या हो गया? x की पावर 0। समझ में आ रही है ना आपके? ये किसी की पावर 0 होने का मतलब 1 कैसे हुआ? ठीक है, और देखो थोड़ा सा, 1/1 की पावर -2, ये उत्तर यहाँ हो गया जी का, मैं तो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ये 1/1 की पावर माइनस, इसका मतलब क्या हुआ? -2। 1/1 का मतलब 1 की पावर -2। माइनस साइन हटाने के लिए क्या करेंगे? इसको 1 के बट्टा में ले जाएंगे, तो 1/1 की पावर 2। 1 किसी संख्या 1 की पावर 2 है, मतलब 1 × 1, तो 1/1 बराबर 1। डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया? 1। तब ऐसी कैलकुलेशन नहीं आनी चाहिए, पता रहना चाहिए किसी भी संख्या, यानी 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, 1 की पावर चाहे n क्यों ना, उत्तर 1 ही आएगा। और x की पावर हो चाहे 0 हो, चाहे y की पावर 0 हो, चाहे 10 लाख की पावर 0 हो, 0 होते ही उसका मान 1 हो जाता है। कुछ बातें याद रखो, 0 का अगर आप भाग देते हो किसी संख्या में तो इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। और अगर 0 में किसी संख्या का भाग देते हो तो 0 हो जाता है। ये बातें कुछ लिख लो सेमी कॉलम में। किसी संख्या में 0 का भाग देने से इनफाइनाइट होगा, 0 में किसी संख्या का भाग देने से 0 होगा,
1 की पावर n बराबर हमेशा 1 ही होता है। n का मतलब कितनी भी संख्या क्यों ना हो, किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाए वो हमेशा 1 के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आप लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। एक और कर देता हूँ इसी पे बेस्ट क्वेश्चन, फिर आगे वाला इसका यूज़ पढ़ते हैं। आगे का इसका यूज़ पढ़ते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन MKS पद्धति में 1 जूल कार्य को CGS पद्धति में ज्ञात करो। आप FPS पद्धति में भी ज्ञात कर सकते हो। याद ये रखना है कि 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होता है, 1 मीटर में कितना फुट होता है, ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। मैंने एक बार पहले आपको लिखवाई थी कि 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होता है, और जैसे 2.452 ऐसे इतना पाउंड बताया था मैंने, 2.452 पाउंड, या फिर 1 पाउंड में कितना किलोग्राम होता है, 0.445 किलोग्राम होता है। ये चीज़ें आपको थोड़ी याद रखनी पड़ती है। सॉल्यूशन, इसको इंग्लिश वाले लिख सकते हो ना, डिटरमाइन इन CGS सिस्टम 1 जूल वर्क इन MKS सिस्टम। ठीक है, वही CGS सिस्टम में डिटरमाइन करना है 1 जूल वर्क को। गिवन क्या क्या है बच्चों, दिया गया क्या है, N1 का मान 1 दिया गया है। जूल मत लिखो, जूल तो यूनिट हो जाती है उसकी, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी 1 है। N2 हमें डिटरमाइन करना है। MKS में क्या होता है, MKS पद्धति, इधर क्या है बच्चों, CGS पद्धति। MKS पद्धति में क्या है भाई, M1 क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम। तो इधर CGS में M2 का मतलब क्या होता है, 1 ग्राम। L1 में क्या होता है, 1 मीटर। तो L2 में कितना होता है भाई, 1 सेंटीमीटर। इसके बराबर नहीं ले रहे हम, ले रहे हैं वे मतलब मीनिंग। बाकी तो कितने की पावर कितना है वो तो विमा डायमेंशन से पता चलता है। T1 बराबर 1 सेकंड होता है MKS सिस्टम में तो, और CGS में भी 1 सेकंड ही इसको बोलते हैं। तब अब यहाँ एक बात और लिख दो, एवं कार्य की विमा डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होती है बच्चों, डायमेंशन ऑफ वर्क M1 L2 T-2, ये वर्क की डायमेंशन होती है। इसीलिए मैंने कहा था कुछ डायमेंशन रट लो, कंठस्थ याद हो जानी चाहिए, तब तो आसानी से आप क्वेश्चन को कर लोगे, वरना निकालनी पड़ती है। वरना आपको निकालने का तरीका आना चाहिए। वर्क का फॉर्मूला लिखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट लिखो, डिस्प्लेसमेंट की लिखो, दोनों गुणा करो, उत्तर आ जाएगा। अतः A का मान कितना है बताओ, M की पावर कितनी है, 1। B का मान कितना है, 2। B का मतलब L की पावर, वो B कहलाती है। C का मतलब -2। पता चल रहा है ना, यस, वेरी गुड। चेक कर रहा था कि ये कहीं ब्लर तो नहीं हो रहा। ओके, तो नाउ N2 इज इक्वल टू N1, वही वैल्यू अपने पास थी, M1 बटा M2 की पावर A, L1 बटा L2 की पावर B, T1 बटा T2 की पावर C। हो गया, लाइट चली गई है थोड़ा। N2 बराबर N1 का मान कितना है, 1। M1 किस में होता है, किलोग्राम में। ये किस में होता है, ग्राम में। A का मान कितना है, 1।
डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ता है, उसी से ए बी सी के मान आते हैं। तो ए का मान कितना है 1, L1 किस में होता है 1 मीटर बट्टा L2 किस में होता है 1 सेंटीमीटर, उसकी पावर कितनी है 2। ये 1 सेकंड बट्टा 1 सेकंड, इसकी पावर -2। ठीक है, हो गया। आगे लिखो, इसके नीचे लिखते जाना, मैं ये लाइनें बना के, ये तो ऐसे ही लिख दो चाहिए। यहाँ जो लाइन है इसका मतलब क्या है, इसके नीचे ये बात लिखो, ये वाली बात इसके नीचे लिखो। इसके नीचे यहाँ बोर्ड छोटा है तो N2 बराबर 1 इंटू ये कितना आएगा बच्चों 1000 बट्टा 1, 10 की पावर 3, पावर में भी 1 है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको 10 की पावर 3 की पावर 1। क्या दिक्कत है, 1000 को 10 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। इंटू ये 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब 100, 100 का मतलब 10 टू दी पावर 2। याद रखो बच्चों, 100 का मतलब 10 की पावर 2, 10 का मतलब 10 की पावर 1, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, 10,000 का मतलब 10 की पावर 4, ऐसे 100 चलता है। 1 2 3 4 शून्य 10 की पावर 4, 3 शून्य 10 की पावर 3, 2 शून्य 10 की पावर 2, 1 शून्य है तो 10 की पावर 1। ये याद रखो थोड़ा, इसलिए मैंने लिखा है। और आगे बढ़ते हैं। 10 की पावर 2, 2 की पावर कितनी है बच्चों, देखो ये 2 है, इंटू 1 की पावर 1 बट्टा 1 क्या हो गया 1 पावर -2, ये कितना आया 1 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 का होल पावर है 10 की पावर 4, ये 3 आया, ये 4 आया और ये कितना है 1। उत्तर कितना आया 10 की पावर 7। तो N2 बराबर कितना है बच्चों 10 टू दी पावर 7। हमने क्या सीख रखा था, कार्य कितना है 1 जूल, तो ये कितना किसके बराबर है 10 की पावर 7 अर्ग के। सीजीएस सिस्टम में कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों, वर्क की यूनिट क्या होती है इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में वर्क की यूनिट होती है अर्ग, ARG अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 ARG अर्ग। ये तो हो गया पहला ही पहला अपना यूज कि डायमेंशन फॉर्मूले का पहला ही पहला यूज क्या है। दूसरा यूज, इसका उपयोग देखो, दूसरा उपयोग है फॉर्मूले की कंटिन्यूटी ज्ञात करनी, सत्यता ज्ञात करनी। कोई भी आपको रिलेशन दिया गया है फिजिकल क्वांटिटी का, कोई भी सूत्र दिया गया है, क्या वो सही है। सही होने के लिए उसके LHS साइड का पार्ट और RHS साइड के पार्ट की डायमेंशन हमेशा बराबर रहनी चाहिए। अगर बराबर है तो वो रिलेशन सही है, अदरवाइज वो रिलेशन सही नहीं है। तो अगला अपना जो उपयोग है वो है टू चेक द वैलिडिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टू चेक द वैलिडिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यस, हाँ बच्चों, हाँ। तो अगला क्या है बच्चों अपना, सूत्र की सत्यता की जांच करनी। ठीक है, सूत्र के सत्यता की जांच करनी। नेक्स्ट अपना टॉपिक है भौतिक राशि के सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच करनी। लिखते हैं नंबर 2 उपयोग, भौतिक राशि के सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच। टू चेक the stability of physical relation
फिजिकल relation of physical quantity. To check the validity of physical quantity या physical relation की बात है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि के संबंधों में LHS व RHS पदों की विमा यदि समान हो तो वह संबंध सत्य या सही होगा, अन्यथा गलत होगा। if in the relation of physical quantity RHS and LHS, right hand side and left hand side terms have same dimensional equation, then the relation is correct, otherwise not correct. If the relation of physical quantity RHS and LHS terms have same dimensional equation, then the relation is correct. For example, जैसे ये उदाहरण से समझा जाएगा। For example, फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन यानी ma, ये फॉर्मूला होता है। यानी ये रिलेशन हो गया, मास और एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई करते ही फोर्स की वैल्यू आती है। तो डायमेंशन F यानी ये लेफ्ट हैंड साइड की पार्ट, इसकी डायमेंशन क्या होती है, m1 L1 T-2 इन RHS ma का मास का क्या होता है m1, एक्सीलरेशन का क्या होता है L1 T-2। तो डायमेंशन क्या आ गई, m1 L1 T-2। इसका मतलब LHS और RHS बराबर आ गए, तो रिलेशन सही हो गया। द रिलेशन इज करेक्ट। सही है रिलेशन। ठीक, अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं बच्चों। आपको ऑप्शन काफ़ी सारे दिए जा सकते हैं फॉर काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के लिए गतिज ऊर्जा के लिए के बराबर फॉर्मूला होता है हाफ mv²। 10th में पढ़ा है आपने। सिंस डायमेंशन ऑफ एनर्जी, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो बच्चों, चाहे सीधी एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वर्क हो, एनर्जी चाहे काइनेटिक हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे टोटल एनर्जी हो, कैसी भी एनर्जी हो, उसका डायमेंशनल फार्मूला हमेशा वर्क के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर आता है। ये होता है m1 L2 T-2। देन
देन इन RHS में क्या है, हाफ mv²। हाफ की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, ये तो कांस्टेंट है। m की डायमेंशन क्या है, मास है, मास की डायमेंशन m1। m4 द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा क्या है m1। v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है L1t-1 का होल स्क्वायर। v का स्क्वायर है तो स्क्वायर, वेलोसिटी लिखिए तो वेलोसिटी की डायमेंशन लिख दो। तो क्या वैल्यू आ गई बच्चों, m1, इसका स्क्वायर इस पे आएगा तो 1 × 2 कितने हो गई L2, और यह कितने आ गई t-2। तो LHS और RHS बराबर हो गए ना, ठीक है। देयरफॉर इसलिए RHS जो है इक्वल टू क्या है LHS। द रिलेशन इज करेक्ट, नीचे लिख तो द रिलेशन इज करेक्ट। और देखो बच्चों, काफ़ी सारे अपन फॉर्मूले पढ़ते जा रहे हैं। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम is defined as t is equal to, टाइम पीरियड का फार्मूला बच्चों t is equal to होता है 2π√L/g। टाइम पीरियड यानी t का फॉर्मूला क्या है 2π√L/g। क्या ये सही है, देखते हैं सॉल्यूशन। पेंडुलम का मतलब होता है दोलक, ओसिलेटर, जो किसी फिक्स टाइम पर अपने पोजीशन को रिपीट करता हो। घड़ी का सुई वो भी पेंडुलम है। ऐसा एक कोई पार्टिकल जो एक फिक्स टाइम इंटरवल में अपनी पोजीशन को दोहराता है। पृथ्वी भी एक पेंडुलम का काम कर रही है, सूर्य के चारों ओर एक राउंड कंप्लीट करती है। कहने का मतलब किसी भी पेंडुलम के टाइम पीरियड का सूत्र वास्तविक रूप से तो पेंडुलम इस प्रकार की शेप होती है। एक मास होता है जो किसी थ्रेड से, किसी धागे से दृढ़ बेस पे बांध दिया जाता है, और इसको आप अब धक्का दोगे तो एक बार ये इधर जाएगा, दूसरी बार स्वतः इधर आएगा। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ तक गया, वापस यहाँ आया, इसको बोलते हैं एक टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसमें कितना टाइम लगता है उसका फॉर्मूला ये है। पूरा चैप्टर आएगा तब अपन पढ़ेंगे टाइम पीरियड पेंडुलम के बारे में। हिंदी में लिख सकते हो किसी दोलक का आवर्तकाल, किसी दोलक का आवर्तकाल t बराबर ये होता है, ठीक है। तो LHS साइड में क्या है, इन LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या है t की डायमेंशन क्या होती है m0 L0 t1 ये होती है, ठीक है। अब सुनो 2π क्या है कांस्टेंट, तो इन RHS 2π क्या है कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो किसकी आएगी √L/g। इसको क्या लिख सकते हैं L की पावर 1/2 और G की पावर -1/2 ये लिख सकते हैं। G ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में आ जाएगी। दोनों के √ का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2 होना, √ का मतलब घात में 1/2 होना। तो L फॉर लेंथ, इसमें क्या है L क्या है लेंथ, G क्या है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है। हाँ बच्चों, तो L का मान क्या आएगा L1 की पावर माइनस या 1/2, मात्र 1/2
जी की पावर कितनी आएगी बच्चों? जी का मान होता है L1T - 2 की पावर 1/2। सुनो, बात समझ आ रही है ना? जी क्या एक्सीलरेशन है, ये इस पे अप्लाई करो, ये इस पे अप्लाई करो तो L की पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ माइनस का है बच्चों, इस पे अप्लाई किया तो 1/2, ये इस पे अप्लाई करो तो L की पावर -1/2। भाई गुणा होता जाएगा अंदर घात में, 1 से -1/2 को गुणा करोगे तो -1/2। टी की पावर -2 है और 2 ये कट जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो टी की पावर हो गया 1। ये -1/2 पहले 1 के साथ गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर होगा -2 के साथ। जैसे ही -2 के साथ हुआ तो -2 के प्लस 2, 2 से कैंसिल हो गया, रह गया 1। ये दोनों पास पास मिलाओ, दोनों के बेस समान है तो L की पावर कितनी बच गई? 0। T की पावर कितनी बच गई? 1। अब M इसमें है ही नहीं तो उसकी पावर भी 0 है, तो हम कह सकते हैं LHS जो है वो तो था M0 L0 T1, और RHS जो है वो भी चाहिए M न हो, उसका मतलब भी क्या है? M की पावर 0 L की पावर 0 T1, तो इक्वल है ना दोनों। द रिलेशन इज करेक्ट, द रिलेशन इज करेक्ट। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इन दोनों यूज पर मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सेंड करूँगा, उनको आपको हल करना है बच्चों, और मुझे उत्तर भेजने हैं। कल वाला जो होगा या नेक्स्ट वीडियो में अपना जो आएगा वो आएगा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का अन्य फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन स्थापित करना, यानी हमें फॉर्मूला डेराइव करना है। आपको फिजिकल क्वांटिटी के नाम दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इस फिजिकल क्वांटिटी के साथ अन्य फिजिकल क्वांटिटियों के क्या रिलेशन है। जैसे मैं आपको कह दूं कि आपको दे दिया मास, एक दे दिया एक्सीलरेशन, और कह दिया जाएगा फोर्स के साथ इनका क्या रिलेशन है, किसके साथ? फोर्स के साथ। तो हम कैसे लिखेंगे? m की पावर a इंटू a की पावर b, दोनों की पावर a और b ले लेंगे, तो फिर फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे, उसमें a और b के मान ज्ञात करेंगे, वो यहाँ रख देंगे, ऑटोमेटिक रिलेशन आ जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, तीसरा यूज कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, किया ज़्यादा बड़ा नहीं है। तीसरा उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। 3 नंबर यूज है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन, टू एस्टेब्लिश रिलेशन between different physical quantities, to establish relation between different physical quantities। यदि किसी एक भौतिक राशि का अन्य भौतिक राशियों याद रखें, 3 से ज़्यादा ना हो, 3 से ज़्यादा नहीं, 3 से अधिक नहीं, 3 से अधिक न हो। जो भौतिक राशि है उनकी संख्या किससे ज़्यादा नहीं हो? 3 राशियों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अन्य भौतिक राशियों के साथ संबंध, जैसे कोई भौतिक राशि है Q, तो उसका संबंध मास के साथ, मास की पावर A, लेंथ, मास की पावर A, लेंथ की पावर B, टाइम की पावर C होगी।
3 राशियाँ दे दी आपको, मास दे दिया, लेंथ दे दिया, या एक्स वाई जेड भी कह सकते हो, एक्स की पावर ए, वाई की पावर बी, जेड की पावर सी। 3 राशियों के साथ संबंध इस प्रकार होगा। फॉर एग्जाम्पल टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम वाला ये ले लेते हैं वापस। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम टी डिपेंड ऑन लेंथ एल, मास m and gravitational acceleration g. Then find out the relation between them. दोलक का समय या आवर्तकाल, दोलक के आवर्तकाल t, दोलक का आवर्तकाल t, धागे की लंबाई l, द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। हिंदी मीडियम वाले, दोलक का आवर्तकाल t, धागे की लंबाई l, द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो उनके मध्य संबंध ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करेंगे? जो अपने को आवर्तकाल दे रखा है उसको समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल साइन में लिख देंगे। अपने को क्या क्या दिया गया भाई? एल दिया गया, एल की पावर ए कह दो। मास दिया गया, मास, चलो मास एल, फिर ऐसे लिखते हैं, मास की पावर ए लिख दो, लेंथ की पावर बी लिख दो, जी की पावर सी लिख दो, तीनों क्रम से ऐसे लिख दो। जो आपको फिजिकल क्वांटिटी दी गई है उसको उस फिजिकल क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल साइन में पावर के रूप में लिख दो। सिंपल बात। तो t इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा k मान लो, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, वापस ये हो गया। कांस्टेंट का मान कितना भी हो सकता है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो ये एक कमजोरी भी है इस डायमेंशनल की कि आप कांस्टेंट ज्ञात नहीं कर पाओगे, 3 से ज़्यादा राशियों के साथ आप रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। ये कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले के अपन कह सकते हैं कमियां हैं, इसमें थोड़ी लिमिटेशंस है। ये आगे बढ़ते हैं। कैसे? अब दोनों साइड की डायमेंशन लिखो। टाइम पीरियड t की डायमेंशन क्या होगी? m0 l0 t की पावर 1, m0 l0 t की पावर 1। और ABC के मान डिटरमाइन कर लो, ABC के मान इसी में से डिटरमाइन हो जाएंगे। नेम भी करो तो चलता है। इन दोनों की डायमेंशन लिखो। m की डायमेंशन क्या आएगी? मास की डायमेंशन क्या आएगी? m की पावर 1। बाकी क्या रहेंगे? l0 t0 रहेगा। l की क्या रहेगी? लेंथ की l1 रहेगी, बाकी सब 0 रहेंगे। g की क्या रहेगी? m0 रहेगा, l1 रहेगा, t-2 रहेगा। ये सब की डायमेंशन हमने लिख दी। अब देखो इधर डायमेंशन किसकी है? m0 l0 t1। ये डायमेंशन है टाइम पीरियड की, इसको फॉलो कर रहा हूँ। कांस्टेंट पड़ा है। पहले किसका है? मास, तो मास की पावर a। दूसरा क्या है? लेंथ की पावर b। तीसरा क्या है? g की डायमेंशन क्या होती है? l1 t-2 की पावर c। एक साथ लिखो, यहाँ m किसी में नहीं है तो m की पावर a, l की पावर कितनी है? b, और इधर वाला ये c इसके साथ गुणा होगा l के, फिर जुड़ेगा तो b प्लस c। l इधर भी है, इधर भी है, इधर p पावर कितनी है? l की c है।
और इधर t की पावर कितनी है, केवल 2c माइनस 2c। ये किसके बराबर है, m की पावर 0 l की पावर 0 t1 के बराबर है। ये कांस्टेंट लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो डायमेंशन में यूज आ नहीं रहा इसका। नेक्स्ट, अब इनकी पावर को आप कंपैरिजन में ले आओ। मास की पावर कितनी है, इधर 0 है, इधर कितनी है a, तो a का मान कितना है 0, b प्लस c का मान कितना है 0, t की पावर इधर -2 है तो -2c बराबर कितना है 1। इधर ध्यान से देखो तो b बराबर -c आया है और -c का मान कितना आया है, देखने वाली बात है। -c का मान आया है, इधर -c का मान आया है 1/2। -c का मान कितना है 1/2, तो विच इम्प्लाइज b बराबर कितना आ गया 1/2। भाई -c का मान जो है वो आप यहाँ रखो, यहाँ रखते ही -c का मान कितना है 1/2, तो b बराबर कितना आ गया 1/2। a का मान अपने को पता चल गया, b का मान पता चल गया, c का मान पता चल गया। इसी में आप कह दो c बराबर -1/2 है। ठीक है, c का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया, a का मान चला गया। ये यहाँ रखो ना, सब के सब यहाँ रखते ही किसके साथ रिलेशन आ जाएगा, t के साथ रिलेशन आ जाएगा। फिर से सुन लो, जो आपको फिजिकल क्वांटिटी दी जाती है उसको और जिनके साथ रिलेशन ज्ञात करना है उनको प्रोपोर्शनल साइन के रूप में लिख दो। पहले वाली फिजिकल क्वांटिटी की पावर 1 बता दो, दूसरी की b बता दो और तीसरी की c। कोई ज़रूरी नहीं है उसमें मास हो या न हो, पर जो जो फिजिकल क्वांटिटी दी गई है उनकी पावर a b c बता दो। प्रोपोर्शनल साइन को हटा के कांस्टेंट ले आओ, लाओ तो ठीक है, न लाओ तो चलता है, क्योंकि कांस्टेंट की हम डायमेंशन ज्ञात कर ही नहीं पाते, ये इसकी लिमिट में आ जाता है। फिर दोनों साइड में उनकी डायमेंशंस लिख दो। t की डायमेंशन ये, m की डायमेंशन ये, l की डायमेंशन ये और g की डायमेंशन ये, सब की पावर a b c कर दो। अब इन पावर को अंदर ले आओ और एक जैसी एक डायमेंशन फॉर्मूला बना के छोड़ दो सबका। एक डायमेंशन मतलब ये सब मिलाकर एक डायमेंशनल फार्मूला बना दिया। अब दोनों की पावर को कंपैरिजन में ले आओ। इधर m की पावर कितनी है, इधर m की पावर कितनी है, इधर l की कितनी है, इधर कितनी है, सबको बराबर रख दो। 0 किसके बराबर है a के, 0 किसके बराबर है b प्लस c के और 1 किसके बराबर है -2c के। तो a b c के मान पता चल जाएंगे। अब a b c के मान वापस कहाँ रख दो, यहाँ पहले फॉर्मूले। तो देखो बच्चों, t प्रोपोर्शनल m की पावर कितनी है 0, देख लो a का मान कितना था 0, तो यहाँ 0 रखा था, m की पावर 0। l कितना है b का मान कितना था, b का मान 1/2 1/2। और क्या है g का मान कितना है -1/2। देखो बच्चों, t प्रोपोर्शनल टू, इसका मान तो 1 हो गया, l का मतलब √l और इसका माइनस को नीचे ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, तो g का भी क्या रह गया √। दोनों मिलाओगे तो t प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा √l/g। दैट्स ऑल। कांस्टेंट क्या था 2π। अब प्रोपोर्शनल किस में, प्रोपोर्शनल में वो कांस्टेंट चला, तो फार्मूला में रिलेशन क्या आ गया, t का l और g के साथ इस प्रकार का रिलेशन होता है। यानी कि हमने क्या डिटरमाइन कर लिया बच्चों, हमने डिटरमाइन कर लिया रिलेशन। ऐसे ही अन्य फिजिकल, अब की बार शॉर्ट में करता हूँ, आपको भी वो स्पीड मिल जाए। एक क्वेश्चन और कर देते हैं चलते चलते, लास्ट एंड फाइनल, ताकि अपना ये टॉपिक ख़त्म हो जाए। क्वेश्चन, establish the relation between
सेंट्रीपिटल फोर्स F establish the relation between F and mass m, velocity v, radius r। अभिकेंद्रीय बल F के साथ अभिकेंद्रीय बल F के साथ अभिकेंद्रीय बल F के साथ द्रव्यमान m, वेग v, द्रव्यमान m, वेग v व त्रिज्या r का संबंध ज्ञात करो। यानी हमें फार्मूला ज्ञात करना पड़ना है। ज्ञात करो सॉल्यूशन सिंपल सा बच्चों। F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मास की पावर a, वेलोसिटी की पावर b और रेडियस की पावर c। ख़त्म बात। दोनों साइड में डायमेंशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, m1 L1 T-2। मास की क्या होगी, m की पावर a। वेलोसिटी क्या होगी, L1 T-1। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, L1 T-1 की पावर p। r की पावर, r मतलब लेंथ, रेडियस किस में आती है, लेंथ में, इसकी पावर c। नेक्स्ट इधर m1 L1 T-2 m1 L1 T-2 प्रोपोर्शनल में इधर m की पावर क्या है, a, l की पावर देखो पहले अंदर लो इसको, l की पावर b, t की पावर -b, इधर l की पावर c। फिर एक साथ लिखो तो l की पावर ये c है, ये b है, तो m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर -b। अब सही है उत्तर, सिंपल सा। दोनों साइड की डायमेंशन लिख दो, जिसकी क्वांटिटी दे रही उनकी डायमेंशन लिखो, पावर में ABC कर दो। अब कंपैरिजन करो घातों की तुलना करने पर, तो a का मान कितना आया, इधर a का मान m की पावर a है, इधर m की पावर 1, तो a का मान आ गया 1। इधर l की पावर b प्लस c है और इधर l की पावर कितनी है, 1, तो b प्लस c बराबर 1। इधर t की पावर -2 और इधर t की पावर -b है, तो -b बराबर -2, तो b बराबर कितना आ गया, 2। b का मान 2 आएगा तो c का मान कितना आ गया, c बराबर, अगर b की जगह 2 रखोगे तो 2 प्लस c बराबर ये आ गया -1। ठीक है, सही बात है, 2 प्लस c बराबर 1। हाँ, तो ये 2 उधर जाएगा, -2 -1 सही है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। अब ये पावर यहाँ रख दो इसकी जगह, तब F समानुपाती समथिंग, F पावर पता चल गई, m की पावर 1 है, b का मान कितना है, 2 है, r की पावर -1 है, तो F समानुपाती अगर हटाएं b बराबर कर दो, कांस्टेंट अपने को पता नहीं, m की पावर 1 मतलब m, v की पावर 2 मतलब v², r की पावर -1 मतलब r नीचे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमें पता चल गया। ठीक है, ABC की जगह ये तुलना करके मान रख दो, बस उत्तर आ जाएगा। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना काफ़ी। कल अपन नए टॉपिक के साथ आएंगे, त्रुटियों के साथ, एरर्स का टॉपिक आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और होमवर्क करते जाइए।